एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसका नाम है इरकॉन। ये स्टॉक अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, इसलिए हमको लगा कि अब हमें आपको इसके बारे में बताना चाहिए। इसके अंदर आ रहा है OFS का मतलब होता है ऑफ़र फॉर सेल, जिसके अंदर गवर्नमेंट या कोई बड़ा इन्वेस्टर अपना शेयर कम भाव पे बेचता है, बाज़ार से कम भाव पे बेचता है बाकी सभी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे OFS के बारे में। आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है उसके बारे में भी बताएंगे, और साथ ही में हम हमारा ओपिनियन शेयर करेंगे कि इसमें आपको बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करें, OFS से क्या असर पड़ सकता है। और यहाँ पे हम आपको एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का भी डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इरकॉन से रिलेटेड सारा ज्ञान आज इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम OFS की तरफ ही चलते हैं, जहाँ पे कंपनी ने एक काफ़ी बड़ा डिस्क्लोजर भी दिया है OFS के बारे में। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे OFS क्या होता है, देखिए OFS में सरकार, जो कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है, तो ये अपना 10% स्टेक बेच रही है और 10% प्लस यहाँ पे 6% का मार्जिन और है। मतलब अगर वो 10% भर जाता है, 10% बिक जाता है, तो 6% ज़्यादा बेचेगी। टोटल स्टेक कंपनी का जो बेचने का है कंपनी के अंदर, वो गवर्नमेंट 16% स्टेक बेच सकती है। ये कितने करोड़ शेयर्स होते हैं तो आप देख सकते हैं 4,70,00,000 शेयर्स होते हैं 10% के, और अगर आप और बेचेंगे तो 2,80,00,000 शेयर होते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा ट्रांजैक्शन है ये। अभी इसके अंदर क्या क्या है, एम्प्लॉयज़ के लिए 5% यहाँ पे वो रखा गया है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को इसमें से 5% दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हुई। अगर हम देखते हैं अभी OFS क्यों किया जा रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सरकार स्टेक क्यों बेच रही है। अगर आप देखेंगे कंपनी के अंदर जो स्टेक है गवर्नमेंट का, वो करीबन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करीबन 89% है। ठीक है, 89-90% का स्टेक है। उसको अभी कंपनी को लाना होता है करीबन सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% पे। तो इसलिए यहाँ पे कंपनी ने भी लिखा है कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, यानी जो कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, जो कि है 25%। अभी कंपनी के अंदर जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो करीबन 10% है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रही है, और इसके बाद गवर्नमेंट का स्टेक करीबन हो जाएगा 80%। और यहाँ पे उसके बाद अगर हम देखेंगे फिर भी अभी जो बचता है, तो यहाँ पे जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो 20% हो जाएगी। ठीक है, अभी 90% है और पब्लिक शेयर होल्डिंग अभी 10% है। तो ये सारा ट्रांजैक्शन अचीव करने के लिए इनको अभी टोटल कितना लाना है, 75% लाना है, और 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। मोस्टली जितने भी OFS आते हैं उसमें यही रीज़न बताया जाता है कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, जो कि सेबी का नॉर्म है, जिसके हिसाब से मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग किसी भी लिस्टेड कंपनी में 75% हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें कौन बेच रहा है आप सभी को पता होगा कि इंडिया में जितनी भी PSUs होती हैं उनका जो ओनर माना जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को माना जाता है। ठीक है, इरकॉन ये कंपनी है। अभी हम फटाफट आगे चलते हैं कैसे कैसे होगा। देखिए, 3 मार्च जो कि आज की तारीख है, उसको टी डे बोला जाएगा, जो कि ये नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खोला जाएगा। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे शेयर अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, अभी इसके अंदर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कल खुलेगा। यहाँ पे जिसे T+1 डे बोला गया है, 4 मार्च को खुलेगा। 9:15 से 3:30 बजे के बीच में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पे जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे एक इंडिकेटिव प्राइस का ऑप्शन होता है। ठीक है, उन्हें इंडिकेटिव प्राइस दिखती है। इंडिकेटिव प्राइस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो इंडिकेटिव प्राइस एक आती है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यहाँ पे हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही दिया जाएगा। कट ऑफ प्राइस पे क्यों दिया जाता है, ये सेबी के रूल्स के हिसाब से है, तो इसलिए यहाँ पे इन्हें कट ऑफ प्राइस पे ही दिया जाएगा। अभी कट ऑफ प्राइस कैसे निकाली जाती है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो कि आज जितनी भी बिड्स मिलेंगी 3 मार्च को नॉन रिटेल कैटेगरी से, उसके बेसिस पे कट ऑफ प्राइस डिसाइड की जाएगी, जो अनाउंस की जाएगी, और उस बेसिस पे ही आपको शेयर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप कभी भी बिड करते हैं OFS के अंदर,
तो आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही बिड करें अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो। क्यों? अगर आप कट ऑफ प्राइस से कम पे करेंगे तो आपकी बिड रिजेक्ट हो जाएगी। कट ऑफ प्राइस से आप ज़्यादा पे करते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। कट ऑफ प्राइस क्या होती है? लोवेस्ट प्राइस जिस पे गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचती है। अगर आप ज़्यादा पे बिड कर देंगे तो आपके पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट 92 में बेच रही है, ये कट ऑफ प्राइस है, आपने बिड कर दिया 93 में, तो आपके तो 1 रुपये ज़्यादा लग गया ना, आपको 92 में मिल जाते। बट अगर आपने 91 पे किया तो आपको यहाँ पे बिड ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम प्राइस जिस पे गवर्नमेंट बेचेगी वो 92 है। तो इसलिए अभी हम जानते हैं कि फ्लोर प्राइस क्या है। फ्लोर प्राइस गवर्नमेंट ने रखी 88, इससे नीचे कोई बिड नहीं कर सकता। अभी सबसे नीचे होती है फ्लोर प्राइस, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये फ्लोर प्राइस हो गई हमारी, FP बोलेंगे 88। मान लीजिए कट ऑफ प्राइस जो होती है वो डिसाइड होगी, अगर हम देखेंगे तो करीबन 92 तक होगी, ठीक है। और जो CMP चल रही है वो अगर आप देखेंगे तो करीबन 97-98 है, तो बहुत ही कम मार्जिन है। मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए अगर कट ऑफ प्राइस 92, 90, अभी हमें पता नहीं है, वो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी आज के दिन, ठीक है। अगर कल को ये 94 चली गई और थोड़ा बहुत OFS के बिकने के मतलब चलने के कारण यहाँ पे शेयर में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला, ठीक है। मान लीजिए अगर OFS नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका काफ़ी फीका रहा, मतलब उनका जो पूरा ऑफर साइज़ है वो नहीं भरा, तो स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है, अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से अच्छा नहीं रहा तो मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसे खरीदना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे उस कारण से जो कि रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स मतलब जो उनका सब्सक्रिप्शन पोर्शन है जो कि अपडेट होता रहता है BSE पे, अगर वो ख़राब रहता है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी स्टॉक के लिए। और अगर ये स्टॉक 94 आ गया और वापस वही भाव आ जाएगा जिसमें आपको OFS मिल रहा है, तो ओवरऑल क्या राय रहेगी मेरी कि आप इस OFS के लिए अभी अप्लाई ना करें। क्योंकि मैं उसके पीछे एक और रीज़न बताता हूँ। जैसा अभी ये मैंने एक रीज़न बताया कि भाई इसके अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है ना, इतना मार्जिन है नहीं। और अगर आप देखेंगे इसका 6 महीने का चार्ट तो 98 रुपीज़ पे चल रहा है अभी। और अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो स्टॉक ने कुछ खास यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखा है। जब 100 के ऊपर गया है, एक ही बार गया है और वापस नीचे आया है, तो लगभग यही हाईएस्ट रेंज है इनकी ट्रेड होने की, तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो अपन 3-4 रुपये के लिए यहाँ पे कोई खास रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी अगर जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है वो ज़रूर कट ऑफ प्राइस देख के, अगर कट ऑफ प्राइस नहीं पता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आज शाम को, जहाँ पे हम लोग हमारे इसी वीडियो के लिंक में यहाँ पे ऐड कर देंगे। अच्छा, अभी अगर किसी को कट ऑफ प्राइस खुद देखनी है तो कैसे देख सकता है? तो देखिए, अगर आप डालेंगे OFS यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पे सब कुछ आएगा। देखिए, ये OFS की साइट है जो कि इरकॉन के लिए है। यहाँ पे इंडिकेटिव प्राइस आएगी। इंडिकेटिव प्राइस मतलब जिस पे बिड चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडिकेटिव प्राइस यहाँ पे रिटेल निवेशक के लिए कभी नहीं आएगी। रिटेल में क्या बिडिंग हो रही है वो आपको कभी पता नहीं पड़ेगा। और इसके अंदर यहाँ पे एक डिस्क्लोजर्स आएंगे। डिस्क्लोजर्स वगैरह जो भी आते हैं वो इस तरीके से आएंगे और यहाँ पे कट ऑफ प्राइस बताई जाएगी, ठीक है ना। तो कट ऑफ प्राइस और ये आपका सब्सक्रिप्शन पोर्शन है। तो आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का किस भाव पे वो लोग बिड कर रहे हैं और उनका कितना परसेंटेज सब्सक्राइब हुआ है, ये आपको डिसाइड करेगा कि OFS के बाद इसका प्राइस कहाँ तक चलेगा, ठीक है। इंडिकेटिव प्राइस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितने बिड कर रहे हैं। मान लीजिए इंडिकेटिव प्राइस 90 है, तो आप मान के चलिए कि आपका जो कट ऑफ प्राइस होगा वो 91, 92 तक हो सकता है, ठीक है ना। एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1-2 रुपये ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ओवरऑल मैंने बताया कि हमारी जो राय है, आप OFS में ना अप्लाई करें और अभी थोड़ा बहुत इससे दूर रहें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मार्जिन बचेगा नहीं OFS में लगाने के लिए और OFS में कमाने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की, जो कि बहुत ही शानदार है, जो कंपनी ने अभी डिस्क्लोज़ किया था थोड़े टाइम पहले। Q3 के रिजल्ट के बाद यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली थी। ये गवर्नमेंट की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जिसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो भैया कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे ये 93% काम करती है रेलवेज़ के लिए। इनका करीबन जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 30,000 करोड़, यहाँ पे 30,700 करोड़ रेलवेज से, 2100 करोड़ यहाँ पे करीबन हाईवेज से है। टोटल ऑर्डर बुक इनका है 32,000 करोड़ का, ठीक है।
ऑर्डर बुक मतलब अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है रेलवे का बनाने का, रेल लाइन डालने का या हाईवे बनाने का, तो ऐसे कितने टोटल प्रोजेक्ट्स अभी मिले हुए हैं जिन पे इरकॉन काम कर रही है। ठीक है, अगर हम देखें Q3 FY21 में कितने ऑर्डर मिले हैं, तो Q3 FY21 में करीबन 3,983 ऑर्डर करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जिसमें से कुछ बड़े बड़े ऑर्डर 318 करोड़ का सब स्टेशन का ऑर्डर होता है। सब स्टेशन रिसीविंग सब स्टेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से पावर आके रिसीव होती है आगे फर्दर ट्रांसमिट होने के लिए। 318 करोड़ का है, फिर एक 405 करोड़ का है और एक हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट है जो कि 900 करोड़ का है। तो ओवरऑल जो टोटल ऑर्डर फ्लो मिले हैं वो 3,983 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं इस साल में, ठीक है ना, पूरे फाइनेंशियल ईयर में। और इस क्वार्टर में कितने मिले हैं, 1,600 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर हम बात करते हैं कंपनी के फिनेंशियल्स की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये स्टैंड अलोन है। टोटल यहाँ पे जो अगर आप ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का 5,200 करोड़ का रेवेन्यू है। और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 489 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पे EPS अगर हम देखें तो 10 है। और अगर आप पैट का मार्जिन देखते तो 9% है। वहीं पर फिनेंस कॉस्ट जो है कंपनी की लगातार बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे ये अगर पिछले साल से भी इसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 15 रुपये से जो 15 करोड़ से यहाँ पे फिनेंस कॉस्ट बढ़ के 27 करोड़ हो चुकी है। 75% का इंक्रीज़ है। ओवरऑल प्रॉफिट वगैरह सब यहाँ पे तेज़ी में ही है। ओवरऑल यहाँ पे जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है, जिसके कारण स्टॉक में यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की तो किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करती है, तो ये आप देख सकते हैं ये सारे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाती है। मान लीजिए प्लेटफॉर्म वगैरह बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, और उस तरह के सभी प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। वहीं पे अगर हम देखें इसके अलावा और क्या क्या अपडेट है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, कंपनी का बैलेंस शीट का यहाँ पे वो बताया गया है। यहाँ पे अगर आप इसे क्वार्टरली कंपेयर करना चाहते हैं तो क्वार्टरली कंपैरिजन है। यहाँ पे 1244 करोड़ का इस Q3 FY21 में था। इसके अंदर 29% की ग्रोथ देखने को मिली है। Q1Q बेसिस पे 10% की ग्रोथ देखने को मिली है यहाँ पे Y-on-Y बेसिस पे। वहीं पे अगर हम पैट मार्जिन की बात करें 7.91 का पैट मार्जिन है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बट अगर आप इसे Q1Q बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 103 करोड़ का प्रॉफिट, 35% की ग्रोथ Q1Q, बट 26% की गिरावट है यहाँ पे। तो मतलब आप समझिए कि पिछले साल से अगर आप कंपेयर करते हैं तो कंपनी की परफॉर्मेंस ख़राब रही है। EBITDA मार्जिन जैसा कि मैंने बताया 6.79 है, बट पहले 10.34 था। तो EBITDA मार्जिन जो है वो उसमें भी यहाँ पे थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला है। बट ओवरऑल यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसलिए मैंने आपको बताया कि इसमें हमें अप्लाई नहीं करना है। अभी हाल ही में थोड़े टाइम पहले कंपनी ने अपना डिविडेंड अनाउंस किया था और एक यहाँ पे बोनस इशू आने वाला था जो यहाँ पे कंपनी ने डेफर कर दिया है। ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस चार्ट में देखना चाहते हैं तो ये Q3 FY21 वर्सेस पिछले साल से यहाँ पे कंपेयर किया है, मतलब पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया है, तो आप देख सकते हैं। देखिए कंपनी बहुत होशियार है। क्यों? उनकी Y-on-Y बेसिस की परफॉर्मेंस ख़राब थी, इसलिए उन लोग ने क्या किया, Q1Q बेसिस पे ही कंपनी को कंपेयर किया। आप हमेशा याद रखिए कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी कभी भी कुछ भी आपको ख़राब नहीं बताएगी, ठीक है ना, हमेशा सब कुछ अच्छा ही लगेगा। आप किसी भी आलू चालू कंपनी का भी अगर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन उठा के देख लेंगे तो आपको लगेगा कि कंपनी बहुत ज़ोरदार है, बहुत आगे जाएगी, ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बुराई नहीं करता है खुद की। ओवरऑल मैंने आपको परफॉर्मेंस बता दी है, मेरा ओपिनियन बता दिया है। स्टॉक में क्या करना है, देखिए जिन लोगों के पास अभी है तो वो बिल्कुल होल्ड करके रखें, और लगभग अगर ये 110 का भाव दिखाता है तो उसे उस टाइम ज़रूर बेचें। 100 के ऊपर अगर कोई भी भाव आता है 100 या 105 के बीच में तो एक बार बेच के निकल लें। ओवरऑल फ्रेश बाइंग अभी ना करें क्योंकि OFS के कारण वॉलीटिलिटी होगी। OFS में मेरी राय ये रहेगी कि OFS में आपको अप्लाई नहीं करना है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो, ऐसी स्टॉक टिप्स और जानना चाहते हो कि हमारा ओपिनियन क्या होना चाहिए किसी भी स्टॉक पे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शेयर कीजिए वीडियो सभी के साथ जो इरकॉन के शेयर होल्डर हैं या इरकॉन में या OFS में अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि वो पूरा OFS का कॉन्सेप्ट समझ सके। आप सभी का धन्यवाद।